हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है जिस तरह से 13,234 से संबंधित है उसी तरह बताना है कि 7 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे किस संख्या से संबंधित होगी। देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है, इस टाइप का प्रश्न एसएससी और रेलवे में एक प्रश्न पूछा ही जाता है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो हमें करना क्या होता है, जो भी रेशियो की दो संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पर रेशियो में की दो संख्याएं हैं 13 और 234, हम ये देखते हैं कि जो रेशियो वाली दो संख्या है 13 234 एक दूसरे से कैसे संबंधित है। जो संबंध 13,234 में है वही संबंध हम लोग 7 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा, जो छोटी संख्या होती है ना, उसी से हम बड़ी संख्या लाने का प्रयास करते हैं, यानी छोटी से बड़ी की तरफ रिलेशन को देखते हैं। 99% सवाल में छोटी से बड़ी की तरफ ही रिलेशन होता है। अब देखिए, 13 है 234 से संबंधित है। अगर मैं क्या करता, 234 को मैं देखा तो मुझे लगा यार कि जो 234 है ना 13 के स्क्वायर के पास है कि नहीं। लेकिन 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। 169 से भी बहुत बड़ी है। तो कुछ और सोचते हैं। अगर हम लोग क्या करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग क्या करें 13 में अगर 18 का मल्टीप्लाई कर दे, ध्यान दीजिएगा, अगर 13 में मैं क्या करूं 18 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 13 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 3 36, 18 3 कितना हो गया 54, 5 हासिल में 18 का 18 और 18 5 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 23। हमने देखा कि जब हमने 13 में पहली संख्या 13 में 18 का मल्टीप्लाई किया तो दूसरी संख्या 234 आ गई। तो सेम उसी तरह हम 7 में क्या करेंगे, आपका 18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 संख्या में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। और 18 सत्ते कितना होता है 126। 18 में जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 126। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 126, और 126 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आरआरसी ग्रुप डी का यह सवाल पूछा गया है 29/8/2022 में। 29/8/2022 में पूछा गया प्रश्न है आपका। देखिए, सीरीज का प्रश्न है और एक ऐसा सीरीज है जिसमें अंक के साथ साथ आपका क्या दिया गया है, तो लेटर भी दिया गया है। तो जब भी आपको कोई ऐसा सीरीज मिले जिसमें लेटर भी हो और क्या हो, अंक भी हो, जैसे यहाँ पे देखिए 15 भी है, अंक है, और यम एक लेटर है। दूसरे में 17 अंक है, पी क्या है, लेटर है। तीसरे में 20 अंक है और यहाँ 5 की जगह एस होगा। ठीक है, एस क्या है, लेटर है। और यहाँ 25 क्या है, पुनः अंक, और भी क्या है, लेटर है। तो इतना तो क्लियर है कि हमारा जो भी ऑप्शन आएगा उसमें एक अंक होगा और दूसरा लेटर होगा, यानी ऑप्शन डी तो नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, जब अंक आ जाए और लेटर साथ में आ जाए तो हम क्या करते हैं, सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम अंक को अंक से एक सीरीज बना लेते हैं और लेटर को लेटर से एक सीरीज बना लेते हैं। यानी हम पहले अंक का अंक में रिलेशन देखेंगे। ठीक है। तो देखिए 15 से 17 कैसे हो सकता है, तो आप लोग बोलेंगे कोई बात नहीं गुरुजी, 15 में अगर 2 ऐड हम कर देंगे तो 17 बन जाएगा। बिल्कुल। पुनः 17 से आपका 20 कैसे बन सकता है, तो आप लोग बोलेंगे सर कोई नहीं, अगर हम 17 में 3 ऐड कर देंगे तो 20 बन जाएगा, है ना। और 20 से 25 कैसे होगा, तो आप लोग कहेंगे कोई नहीं सर, 20 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो 25 होगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि जो प्राइम नंबर हैं उनका क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। ठीक है। तो अगली जो प्राइम नंबर होगी वो क्या होगी, यानी कि 7 होगी। तो जब हम 25 में 7 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 25 और 7 कितना होता है, तो 32। अब इतना तो क्लियर है कि जो अंक आएगा वो 32 आएगा और केवल एक ही ऑप्शन में अंक 32 है, तो ऑप्शन बी में, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलिए हम देख लेते हैं लेटर को, लेटर सीरीज को देख लेते हैं, यानी लेटर में कैसा संबंध है। देखिए, तो एम से पी हो रहा है। ठीक है। तो m से p हो रहा है ना, तो m में अगर हम +3 कर देंगे, +3 कर देंगे तो 16 आ जाएगा, MNOP हो गया। और पुनः p में क्या कर दें, +3 पुनः p में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, PQRS। 3 करने पे प्लस क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। और पुनः यस में अगर हम क्या कर दें, +3 कर दें। ठीक है। तो s के बाद क्या आता है,
TUV आ गया ना +3 करने पे यस। तो इसी तरह अगली बार क्या करेंगे, भी में हम +3 करेंगे, क्योंकि हर बार मैं +3 ही कर रहा हूं। तो भी में जब +3 करेंगे तो कितना आएगा आपका y आ जाएगा, यानी 25 आएगा। 22 3 25 आ जाएगा। भी का प्लेस वैल्यू 22 होता है, उसमें 3 ऐड करेंगे 25। 25 किसका प्लेस वैल्यू होता है, y का, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 32y आएगा। और 32y आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। देखिए जब आपको पहला अंक पता चल गया ना और किसी भी ऑप्शन में नहीं था ना, केवल ऑप्शन बी ही में 32 था ना, तो आपको लेटर वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, समझाने के लिए मैंने सॉल्व कर दिया। एग्जाम में आप तुरंत अगर लेटर का नहीं निकाले हैं, अगर ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन में अंक वाला 32 है तो आप उसको मार करके आगे निकल सकते हैं, जैसे यहां पर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति समूह से संबंधित नहीं है। RRB JEE 9/8/2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए क्या दिया गया है, बोला जा रहा है कि जो आपकी ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में जो डायग्राम दिया गया है ना, आकृतियां दी गई हैं, इनमें से कौन सा एक जो है आकृति समूह से संबंधित नहीं है। यानी कहीं ना कहीं इस 4 ऑप्शन की जो आकृतियां है ना, तो 3 ऑप्शन की आकृतियां किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगी और एक जो है क्या है उनमें से संबंधित नहीं है, उसी को हमको पता लगाना है। ध्यान से अगर हम फिगर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे अंगूर के गुच्छे दिए गए हैं, है ना। अगर ऑप्शन ए में हमने ध्यान से देखने का प्रयास किया, ऑप्शन ए में, तो हमें दिखा कि पहले वाले लच्छे में 4 अंगूर हैं, दूसरे वाले में 3 हैं, यहाँ पे कितने हैं 4 हैं, यानी यहाँ 4 हैं, यहाँ 3 अंगूर हैं और यहाँ 4, तो टोटल अंगूर 4 4 8 3 11, यानी ऑप्शन ए में टोटल 11 अंगूर हैं। ठीक है, उसी तरह बी में देखेंगे कितना हो जाएगा, इसमें कितने हैं 5 हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं और इसमें भी कितने हैं 4 हैं और इसमें कितने हैं 4 हैं, तो टोटल कितने 5 4 9 4 13, यानी टोटल बी में कितने हो गए आपके अंगूर 13। उसी तरह सी में देखेंगे तो सी में भी इस वाले डायग्राम में कितने हैं 5 हैं, है ना, और इस वाले डायग्राम में 4 हैं, है ना, और इसमें भी कितना है 4 है, तो टोटल 5 4 9 4 13, इसमें भी 13 अंगूर है ना। अगर चौथे डी ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें कितने अंगूर हैं 4, इस वाले लक्ष्य में कितने हैं तो 5 हैं और इसमें कितने हैं 4 हैं। ठीक है, तो टोटल 5 4 9 4 13, यानी इसमें भी 13 है। तो आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट कि ऑप्शन बी सी और डी में अंगूर की संख्या कितनी है 13 है। ठीक है, और ऑप्शन ए में कितना है 11 है। इसलिए हमारा जो विषम हो जाएगा, यानी इस आकृति वह हो जाएगी जो इन ग्रुप से संबंधित नहीं है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी सी डी में 13 अंगूर है, इसलिए क्या है ये एक जैसे हैं, और ऑप्शन ए में केवल 11 है, इसलिए क्या है यह आकृति समूह से संबंधित नहीं है। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 9 × 6 बराबर 45, 7 × 4 बराबर 33 और 6 × 4 बराबर 20 है तो 5 × 3 का मान कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। और देखिए ऐसा जब सवाल आता है तो हम पता कैसे करते हैं कि भाई 5 × 3 बराबर क्या आएगा मान। देखिए कैसे पता करते हैं, हम ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया 9 × 6 बराबर 45, तो हम देख पा रहे हैं कि अगर 9 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 45 तो नहीं आ रहा है। यानी 9 × 6 बराबर 45 में कोई ना कोई ऐसा 9 × 6 में लॉजिक लगाया गया होगा जिससे 45 के बराबर हुआ होगा। ध्यान से समझिएगा। उसी तरह 7 × 4 मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 28 होता है, लेकिन 33 बराबर में दिया है। यानी कहीं ना कहीं 7 × 4 में कोई ऐसा लॉजिक या प्रक्रिया अपनाई गई होगी जिससे 33 आ रहा होगा। यानी जो प्रक्रिया 9 × 6 में करके 45 लाई होगी, वही प्रक्रिया यहां लगाया होगा 7 × 4 बराबर 33 में, और वही प्रक्रिया वही लॉजिक 6 × 4 में लगाया गया होगा जिससे 20 आ रहा होगा। तो सेम वही हम लॉजिक प्रक्रिया 5 × 3 में लगा के अपना आंसर लाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि 9 × 6 बराबर 45 कैसे बन सकता है, हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे नज़र में पहली बार क्या देखा कि भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं 9 × 6 का मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 9 × 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 54 आएगा। लेकिन यहाँ 45 दिया है तो कोई बात नहीं, मैंने 9 माइनस कर दिया। जब मैं 9 माइनस कर दूंगा तो क्या यहाँ 45 आ जाएगा, बराबर में बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो यहां भी यही प्रक्रिया लगनी चाहिए। 7 × जब मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्या आया 28 आया,
और यहाँ पे मैंने 9 माइनस किया था, तो यहाँ भी 9 मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 19 आ गया, और बराबर में कितना है 33। यानी इस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से 45 के लिए लॉजिक बनाएंगे सेम वो उसी तरीके से हमारा 7 गुणे 4 बराबर 33 में भी बैठना चाहिए, 6 गुणे 4 बराबर 20 में भी बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 9 गुणे 6 बराबर 45 के लिए कोई और लॉजिक, तब गलत हो जाएगा। 7 गुणे 4 बराबर 33 के लिए कोई और लॉजिक, और 6 गुणे 4 बराबर 20 के लिए कोई और लॉजिक, ऐसा नहीं है। इन तीनों के लिए हमारा एक ही लॉजिक होना चाहिए, जो सेम लॉजिक होना चाहिए, और उसी लॉजिक को हम लगाएंगे। तो हमने देखा भाई कि मल्टीप्लाई करने से तो हमारा काम नहीं बन रहा है। अगर हम एज्यूम कर लें कि 9 इंटू जो है प्लस है, तो 9 6 15, तो भी हमारा काम नहीं बनेगा। ध्यान समझिए, तो भी हमारा क्या होगा, काम नहीं बनेगा, क्योंकि 15 ही आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा और मैंने दिमाग लगाया, तो मैं कहा यार कोई बात नहीं, ठीक है भैया कोई बात नहीं। मैंने 9 इंटू 6 बराबर 45 है ना, तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूं कि ये जो इंटू है ना, यहाँ एक बार इसको मैं प्लस कर लेता हूं, ठीक है, और एक बार माइनस। तो मैंने क्या किया, इंटू की जगह एक बार प्लस लिख लिया, ठीक है, और एक बार माइनस किया, ठीक है, 9 माइनस 6 किया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 9 6 कितना आ गया, 15 आ गया, और 9 में से 6 गया, 3 आ गया, 15 3 45 आ गया ना। यानी मैंने किया क्या कि इंटू वाली दो संख्या को पहले मैंने एक बार जोड़ा, और एक बार दोनों का डिफरेंस लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 45 आ गया। सेम हम लोग 7 इंटू 4 में करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक बार 7 प्लस किया 4, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और एक बार क्या किया, डिफरेंस ले लिया 7 माइनस 4, तो 7 4 कितना आ गया, 11 आ गया, इंटू 7 में से 4 गया 3, 11 इंटू 3 बराबर 33। आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो सेम तरीके से भी यहां भी आना चाहिए था, है ना। तो 6 इंटू 4 का ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 6 और 4 का डिफरेंस लेंगे तो 2 आ जाएगा, 10 दूना 20। यानी कि सिंपली हमको पता चल गया कि कुछ भी नहीं हो रहा है। 9 इंटू जो 6 वाली संख्या है, यानी पहली और जो दूसरी संख्या है मल्टीप्लाई का, उनको एक बार जोड़िए और उनका एक बार डिफरेंस लीजिए, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देने पर इक्वल टू वाली संख्या आ जा रही है। तो सेम प्रक्रिया हम लोग 5 इंटू 3 में कर लेंगे, सिंपल सी बात है। अब देखिए 5 इंटू 3 में हम कैसे करेंगे, एक बार क्या करेंगे, 5 प्लस 3 कर लेंगे, और एक बार क्या करेंगे, तो डिफरेंस ले लेंगे, 5 माइनस 3 ले लेंगे। तो 5 3 कितना आ गया, 8 आ गया यहाँ पे, इंटू 5 में से 3 गया 2, और 8 इंटू 2 करेंगे तो 16। यानी कि 5 इंटू 3 का मान क्या होगा, 16 होगा, और 16 के हिसाब से हमने दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। एक डायग्राम दिया गया है, इसमें संख्याएं हैं 4 5 6 7 7 9 13 13, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमको बताना है कि क्या आएगा। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो मैं हमेशा बताता हूं आपको, या तो हम इसको रो में सॉल्व करेंगे, या तो इधर सॉल्व कर ले रो में, यानी 4 7 13 को देख लें कैसे संबंधित है ना, 5 7 13 में देख लें, और 6 9 क्वेश्चन मार्क में, या तो कॉलम में सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया कि 4 5 6 में देख लें, 7 7 9 में, और 13 13 क्वेश्चन मार्क में। यही दो तरीका होता है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि भाई जिधर बड़ी संख्या होती है ना, जिधर बड़ी संख्या होती है उधर ही सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि भाई अगर मैं कॉलम की तरफ सॉल्व करूंगा तो कॉलम में नीचे 6 है 9 है, जो छोटी संख्याएं हैं, कंपेयर टू इसके तो बड़ी है, 4 और 5 से तो बड़ी है, 7 7 से तो 9 बड़ी है। लेकिन बात ध्यान से समझिएगा, लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, कॉलम की तरफ सॉल्व कर लो, मैं मान लो कि नीचे वाली बड़ी संख्या है, तो यहां पे क्या होगी, 13 13 से बड़ी संख्या आएगी कि नहीं, और 13 13 से बड़ी संख्या जो ऑप्शन में है, 13 से एक छोटी संख्या डी भी है। यानी इतना क्लियर है कि भाई हम इसको कॉलम में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हम कॉलम में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम रो की तरफ देख लेते हैं कि रो में भाई तो बड़ी संख्या है ना 13, 13 भी बड़ी संख्या है, 4 7 से बड़ी संख्या है, 5 7 से बड़ी संख्या 13 है, 6 9 से बड़ी संख्या यहाँ होना चाहिए, या बराबर संख्या होना चाहिए, है ना। तो अब तो क्लियर हो गया कि हम इसको रो में सॉल्व करेंगे। यहां तक तो क्लियर है कि भाई हम रो में सॉल्व करेंगे। अब रो में सॉल्व करेंगे तो जो हमने हमेशा बोला हूं मैं कि जो बड़ी संख्या होती है ना, उससे क्या करते हैं, उसको बाकी छोटी संख्याओं से लाते हैं, यही बोलते हैं। लेकिन ये चीज हमेशा लागू नहीं होती है, ये चीज हमेशा लागू नहीं होती है। मैं बताता हूं भाई कि 4 7 13, इसमें बड़ी संख्या 13 है, तो हम कोई दिमाग गुणा गणित लगा के 4 और 7 को देखेंगे कि भाई 4 7 से हम 13 कैसे ला सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इनका सम कर दूं, 4 7 का सम कर दूंगा
लूंगा तो 11 आएगा, और 11 यहाँ 13 दिया है तो कोई बात नहीं, 2 ऐड कर लूंगा तो 13 आ जाएगा, है ना। तो ये प्रक्रिया यहाँ भी होना चाहिए था। 7 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा, और 2 ऐड कर देंगे तो 14, लेकिन यहाँ 13 दिया है। यानी हम छोटी संख्याओं का सम करके या कुछ भी करके बड़ी संख्या नहीं ला पा रहे हैं, है ना। तो कुछ और सोचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपका। मैंने फिर देखा क्या कि भाई अगर मैं क्या कर दूं, 7 और 13 का मैं सम कर दूं, ध्यान से समझिए, 7 और 13 का सम कर दूं। मैंने क्या किया कि दूसरी और तीसरी संख्या का मैं सम कर दिया, 7 और 13 का मैंने सम कर दिया तो कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 20 आ गया। और इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो ये कितनी बार कट गया, 5 बार। कितना बार गया, 5 बार। भागफल कितना आया, 5 आया, ठीक है। पुनः इसी तरह मैं क्या कर दूं कि 7 और 13 को मैं सॉल्व कर दूं, सम कर दूं। 7 और जब मैं 13 को सम किया, यहाँ पे 7 प्लस जब मैंने 13 किया तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 20 आएगा। और 20 को मैंने क्या किया, पहली संख्या 5 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे कितनी बार कट गया, 4 बार कटा। देखिए जो पहला सम किया था उसको जब 4 से भाग किया था तो 5 बार में कटा था, और दूसरा वाले रो का किस में कटा है, 4 बार में कटा है। तो जो अगला होगा वो 3 बार में कटना चाहिए। बात समझ रहे हैं। यानी कि 9 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो संख्या होगी उसको सम करेंगे। देखिए 9 प्लस जो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या होगी इसका सम अगर करेंगे, मान लेते हैं यहाँ x है, इसका सम कर देंगे, और इसको जब हम पहली संख्या 6 से डिवाइड करेंगे तो इसको 3 बार में कटना चाहिए। भाई यहाँ 5 बार में कटा है, यहाँ 4 बार में, तो यहाँ 3 बार में डिक्रीजिंग ऑर्डर में कट रहा है। तो अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 36 इधर 18 चला जाएगा, और x में से 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 9x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ 9 रख के भी देख सकते हैं, 9 रखेंगे, 9 ऐड करेंगे 18, 18 को 6 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, 9 आ जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक कक्षा में रेणु का रैंक नीचे से 15वीं है। यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसका रैंक कौन सा है। बिल्कुल एक फिक्स टाइप का प्रश्न होता है, और इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं तो आपको थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन का पैटर्न पता है कि भाई ये फिक्स टाइप वाला क्वेश्चन है, सिंपली आप उसको एक लाइन में करके निकल जाएंगे, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, पैटर्न याद रखिएगा कि ये कक्षा में रेणु का रैंक नीचे से 15वीं है। यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, जैसे टोटल किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और रेणु का नीचे से रैंक 15वां है, तो ऊपर से उसका रैंक पूछा जा रहा है। तो ऊपर से उसका रैंक क्या हो जाएगा, सिंपली आप लिखिए ऊपर से उसका रैंक क्या होगा, बराबर टोटल विद्यार्थी 30 है माइनस उसका नीचे से रैंक करिए 15 और प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है। तो 30 में से 15 गया 15, और 15 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। यानी कि जो रेणु है उसका ऊपर से रैंक क्या हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इस पैटर्न को याद रखिएगा, है ना। कभी बोलेगा कि किसी कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं और किसी छात्र का नीचे से रैंक या ऊपर से रैंक दे देगा, नीचे से पूछेगा, या ऊपर से रैंक दे देगा नीचे का पूछेगा, या नीचे का रैंक देगा ऊपर का पूछेगा। तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी दे ऐसा टोटल माइनस ऊपर से रैंक या नीचे से रैंक, उसको माइनस करिए और प्लस उसमें एक ऐड कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। सेम आपका 1 नंबर का सवाल है, अंतर इतना ही है कि वहां पे आपको नंबर दी गई थी और यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है, लेकिन करने का सेम वही तरीका है। आरआरबी एनटीपीसी 10/1/2021 में पूछा गया प्रश्न है ना। तो करने का सेम एक ही तरीका है, क्या कि जो भी रेशियो के 2 शब्द दिए गए होते हैं, जैसे यहाँ पर रेशियो के 2 शब्द हैं लड़का और आदमी। लड़का और आदमी में हम देखेंगे भाई कि क्या संबंध निकाल सकते हैं, कैसे लड़का और आदमी संबंधित हैं, क्या लॉजिक लग रहा है। सेम लॉजिक सेम संबंध को क्या करेंगे, बच्चा और क्वेश्चन मार्क में लगा करके हम अपना आंसर लाएंगे। सिंपल सी बात है ना। तो अब देखिए ध्यान से, लड़का और आदमी को देखने पर पता चलता है, लड़का और आदमी को, ठीक है। तो हमें दिखता है कि भाई लड़का जब बड़ा होता है ना, बड़ा होता है तो क्या बन जाता है, आदमी बनता है। बड़ा होता है तो क्या कहलाता है, आदमी क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आदमी कहलाता है। जब बच्चा लड़का जो होता है जब बड़ा होता है भाई, तो उसको आदमी ही तो बोलते हैं ना, जब बड़ा होता है। तो उसी तरह जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, बड़ा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, शिशु बोलते हैं। नहीं भाई, भाई जब बच्चा ऑलरेडी है तो बड़ा होगा तो शिशु तो बनेगा नहीं, महिला बनेगा नहीं भाई। बड़ा होता है तो क्या बोला जाता है,
क्या लड़की बन जाएगा? नहीं भाई, लड़की कैसे बच्चा बन जाएगा, है ना, नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? बड़ा होगा तो वयस्क बनेगा। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी जब बच्चा है भाई, बड़ा होगा तो एडल्ट ही तो हो जाएगा। एडल्ट का मतलब ये हो गया, वयस्क का मतलब ये हो गया कि 18 प्लस का बच्चा। अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा हो, 8 साल का, 7 साल का, 6 साल का, जैसे लड़का बड़ा होता है तो आदमी बन जाता है। ठीक है, लड़के की अगर मैं बात कर लूँ, बड़ा होता है तो आदमी बन जाता है, जैसे 35 का हो गया, 40 का हो गया, तो उसको पुरुष कहलाने लगता है, आदमी की श्रेणी में आ जाता है ना। उसी तरह जो छोटा बच्चा होता है 10 साल, 12 साल, 14 साल का, जब वो बड़ा होता है तो उसको वयस्क बोला जाता है। यानी जब भी 18 प्लस क्रॉस करता है, यानी 20, 22, 25 का हो गया बच्चा, तो उसको क्या बोलते हैं? वयस्क बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यस पश्चिम की ओर 9 मीटर तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा। डायरेक्शन का प्रश्न है और सिंपल सा इसको करने का तरीका होता है। बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जब भी डायरेक्शन का प्रश्न मिले ना, ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, क्या देखना है कि आप लोग ऑप्शन देखिए कि भाई ऑप्शन में आपसे पूछ क्या रहा है। तो ये पूछा है कि अब यस के सामने की ओर कौन सी दिशा है। यानी कोई लड़का है, चलते चलते मुड़ते मुड़ते मुड़ा होगा, तो अब किस दिशा की तरफ जा रहा है या किस दिशा की तरफ उसका चेहरा है, हमसे ये पूछ रहा है। हमसे दूरी वूरी नहीं पूछा है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है ना, कि जो आप डायग्राम बनाते हैं उसमें आप डिस्टेंस थोड़ा इधर उधर भी कुछ करते हैं तो कोई मैटर नहीं करता है। डिस्टेंस का मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई 2 मीटर का बनाए हैं तो उसको छोटा बनाए हैं, समझिएगा। जैसे 2 मीटर की कोई लाइन बनाए हैं तो जब 9 मीटर की होगी तो आप इतना भी बड़ा बना देंगे तो चलेगा। बात समझ रहे हैं? यानी दूरी की लाइन पे हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। और बेसिक एक बात सबको पता होगा, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप डायरेक्शन के प्रश्न को कर पाएंगे। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ उत्तर होता है, नीचे साउथ दक्षिण होता है, इधर आपका ईस्ट पूर्व होता है, और इधर आपका वेस्ट यानी पश्चिम होता है ना। इतना तो आप सभी को पता होगा। इसी का थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रख करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि भाई हमसे जब बोलेगा कि लड़का उत्तर की तरफ चलता है, भाई तो हम ऐसे ऊपर चलाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि हम इधर चला देंगे। इधर चलाने का मतलब हो गया कि भाई हम इसको पूरब की तरफ चला रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला गया है ना, वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, फिगर को ड्रा करेंगे और फिर जो पूछा गया है उसको फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। बोला है कि यश नाम का कोई लड़का है, ठीक है, बहुत स्मार्ट लड़का है, चूतिया नहीं बोलेंगे। यश जो है पश्चिम की ओर 9 मीटर तक चला, ठीक है। अब देखिए पश्चिम की ओर चला है ना 9 मीटर, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम की ओर। तो मैं 9 मीटर नहीं लिखूंगा। और पश्चिम इधर मैं क्यों चलाया हूं? क्योंकि भाई पश्चिम इधर ये तो है ना, तो इसलिए मैं चलाया हूं। ठीक है, समझ रहे हैं? अब क्या बोला है? फिर वह दाएं मुड़ा। अब यहां से क्या होता है? राइट टर्न। राइट टर्न किधर होगा? इधर हो जाएगा। राइट टर्न लिया, ठीक है, और 10 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला। यहां से क्या करता है? लेफ्ट मुड़ता है, यानी बाएं, और 2 मीटर चला। एक बार पुनः वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। यहां से पुनः एक बार क्या करता है? बाएं मुड़ता है और 10 मीटर क्या करता है? तो चलता है। ठीक है, कितना मीटर चलता है? तो 10 मीटर चलता है। ठीक है, अब देखिए जब 10 मीटर चलता है तो अब पूछ आपसे क्या रहा है कि अब यश के सामने की ओर कौन सी दिशा है। अभी हमसे पूछ रहा है कि यश के सामने की ओर कौन सा दिशा है। तो भाई यश ऐसे ही तो नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो जब नीचे की तरफ जा रहा होगा, है ना, नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो भाई नीचे उसके सामने कौन सा दिशा पड़ेगा? दक्षिण दिशा पड़ेगा। भाई नीचे की तरफ कौन सा दिशा पड़ता है? दक्षिण पड़ता है ना। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या क्या दिया गया है? पशु है, बिल्ली है, कुत्ते हैं। इन 3 शब्दों से हमको क्या करना है? एक डायग्राम बनाना है जो इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो। सिंपल सा, हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, एसएससी हो या रेलवे। देखिए अगर मैं पशु की बात करूं और बिल्ली की बात करूं आपसे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो शब्द दिए गए होते हैं ना, उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कोई शब्द जो है एक दूसरे से कोरिलेट है क्या, किसी भी प्रकार से कोरिलेट है क्या। तो सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। अब यहाँ मैंने देखा पशु देखा, बिल्ली देखा, कुत्ता देखा। तो मैंने पशु की अगर बात की और बिल्ली की बात की, तो आपसे मैंने पूछा कि भाई ये बता दीजिए आप लोग कि पशु और बिल्ली क्या किसी भी तरह से संबंधित है क्या। तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर, जो बिल्लियां होती है ना वो पशु की कैटेगरी में आती है, यानी पशु ही हैं बिल्लियां, यानी पशु के अंदर हम बिल्ली को रख सकते हैं। उसी तरह अगर मैं कुत्ते और पशु की जब मैं बात करूंगा तो आप लोग बोलेंगे सर कुत्ता भी जो होता है ना वो पशु के अंदर आता है ना। लेकिन दोबारा मैं आपसे पूछूं कि भाई बिल्ली और कुत्ते किसी प्रकार संबंधित है क्या, तो कहेंगे नहीं सर, दोनों जानवर हैं लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो हमें क्लियर हो गया कि भाई कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा,
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये पशु हो गया, और पशु के अंदर ही क्या आएगा, बिल्ली आएगी, यानी कैट, सी से कैट, बिल्ली आएगी, और कुत्ता डी से डॉग आ जाएगा। यानी कुछ इस तरह का हमारा आकृति बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शारदा सूर्य की पोती है और किरण सूर्य का केवल इकलौता लड़का है। देखिए, ब्लड रिलेशन का ये प्रश्न है, और ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जो पूरे रीजनिंग सेगमेंट का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी एग्जाम में रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाए और ब्लड रिलेशन का प्रश्न न पूछा जाए। एसएससी और मैं रेलवे की बात करूं तो बैंकिंग के कंपेयर टू बहुत ही क्या आते हैं, बहुत ही हल्के सवाल आते हैं, बहुत ही हल्के आते हैं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या होता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका क्या होता है, तो पूछ लिया जाता है एसएससी और रेलवे में भी, ठीक है। और इसी तरह का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा क्या होता है अप्रोच करने का, ओरली इस तरह के प्रश्नों को मैं सलाह नहीं देता हूं कि आप ओरली कर लिए, ओरली कर सकते हैं, लेकिन कई दफा क्या होता है गलत होने का चांस ज्यादा होता है ओरली आप करते हैं तो, है ना। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप लोग जनरेशन ट्री से करिए। आप लोग जनरेशन ट्री के माध्यम से भी करेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को 30 से 35 सेकंड में निपटा देंगे, है ना। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है उस इन्फॉर्मेशन की मदद से, है ना, जो भी यहाँ पे सूचनाएं दी गई हैं क्वेश्चन में, उसकी मदद से हम लोग एक जनरेशन ट्री बनाएंगे, और उस जनरेशन ट्री के आधार पर देखेंगे कि कौन सा हमारा जो पूछा गया है वो क्या उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, हमसे बोला गया कि भाई शारदा जो है ना सूर्य की पोती है। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ये बोलूँ कि सूर्य की पोती है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ सूर्य बनाता हूँ। ध्यान से समझिए, थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो आपको ये पता होगा ना भाई कि मेरे पापा कि भाई को क्या बोलते हैं, चाचा, है ना, मेरे चाचा की वाइफ को क्या बोलते हैं, चाची। इतना तो पता होना चाहिए ना कि मेरी मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं, मामा। थोड़ी बहुत तो चीज़ें पता आपको होनी चाहिए, और बिल्कुल पता होगा। आप लोग यूपी बिहार के लड़के होंगे तो ये तो बेसिक सी बातें हैं, बाकी सबको पता होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यही है कि कुछ लोगों को थोड़ा इंग्लिश में पता होता है और कुछ लोगों को हिंदी में, लेकिन पता होता है सबको, है ना। बहुत बेसिक बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि भाई शारदा जो है ना सूर्य की पोती है, तो जाहिर सी बात है सूर्य की पोती तभी होगी जब सूर्य का कोई लड़का होगा। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है डियर भाई। सूर्य का कोई लड़का होगा, है ना, कोई यहाँ इसका लड़का होगा, और इसकी क्या है, लड़की है। कौन, शारदा। इसकी क्या है, लड़की है। कौन है, तो शारदा। तभी तो भाई पोती होगी ना। अब शारदा नाम से ही क्या है, पोती है। पोती का मतलब क्या हो गया, शारदा लड़की है भाई। तभी तो ये पॉसिबल है ना कि शारदा सूर्य की पोती है, यानी कि सूर्य का कोई लड़का होगा, और उसके लड़के का जो लड़की होगी वो क्या लगेगी, शारदा सूर्य की पोती तब लगेगी। अब आगे क्या बोल रहा है कि और किरण जो है ना सूर्य का केवल इकलौता लड़का है। अब देखिए, किरण की बात कर रहा है। किरण जो है ना सूर्य का, इसका इकलौता लड़का है, यानी किरण जब इकलौता सूर्य का लड़का है तो किरण यही तो होगा ना, यही तो किरण होगा जो प्लस के अंदर मैं रख रहा हूं, जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं, जो शारदा का क्या होगा, पिता होगा। तो आगे पूछ रहा है तब शारदा किरण से किस प्रकार संबंधित है, हमको ये बताना है। ये शारदा है ना, किरण की क्या लगेगी, तो किरण का क्या लगेगी, शारदा। तो सिंपल सी बात है, शारदा क्या है, बेटी है। किरण की बेटी ही तो है ना। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे जनरेशन ट्री का मतलब ये होगा कि शारदा के पिताजी हो गए और किरण के पिताजी हो गए ऊपर, है ना। तो ये जनरेशन क्या होता है, एक गैप होता है। तो जो किरण है, तो किरण क्या है, शारदा का पिता है। तो पूछा है कि शारदा किरण से किस प्रकार संबंधित है, तो शारदा क्या है, बेटी है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। जो शारदा है किरण की क्या है, बेटी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है। क्या दिया गया है, 5 शब्द दिए गए हैं, कोहनी, कंधे, आंखें, पैर और घुटने। इन 5 शब्दों को क्या करना है, एक सार्थक तार्किक आधार पर इनको अरेंज करना है। देखिए, इस तरह का प्रश्न भी एसएससी पूछती है, एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो भी शब्द दिए गए होते हैं ना, उनको एक बार ध्यान से आप लोग पढ़िए भाई। 1-2 बार ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि जो शब्द दिए गए हैं वो किस चीज से संबंधित हैं। भाई हमको पता चलेगा ना कि किस क्षेत्र के ये शब्द हैं, तभी तो उस क्षेत्र से उन शब्दों को रिलेट करके उनको हम एक सार्थक क्रम में रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जब मैंने शब्दों को पढ़ा, कोहनी, कंधे, आंखें, पैर, घुटने, तो हमें क्लियर हो गया कि ये सारे जो है बॉडी के पार्ट है ना। बॉडी के क्या है, पार्ट है। कंधा भी, आंखें भी बॉडी के पार्ट है। तो जाहिर सी बात है, अब जब बॉडी के पार्ट है तो जाहिर सी बात है, या तो हम ऊपर से सिर से स्टार्ट करेंगे, सिर, आंख, नाक, कान ऐसे स्टार्ट करेंगे ऊपर से, या नीचे से रख सकते हैं, पैर,
उसके बाद क्या आएगा, घुटना, ऐसे रख सकते हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शन मिल गया, या तो ऊपर से या तो नीचे से, है ना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दें, है ना। तो देखिए कोहनी है, कंधे हैं, आंखें हैं, पैर हैं, घुटने हैं। या तो हम 4 से शुरू कर सकते हैं या 3 से, क्योंकि 3 सबसे आंखें ऊपर और 4 नीचे। लेकिन 4 से कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इतना तो क्लियर है कि 4 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो 4 से हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इतना लेकिन क्लियर है कि भाई 4 लास्ट में आएगा। जब भाई 3 से हम स्टार्ट करेंगे, 3 आंख से स्टार्ट करेंगे, तो 4 लास्ट में आएगा, और लास्ट में 4 ऑप्शन सी और डी में नहीं है, ठीक है। तो पहले स्थान पे क्या आएगा, पहले आंख आएगा, और आंख के बाद क्या आता है, तो कंधा आता है। आंख के नीचे क्या आता है, कंधा ही तो होता है ना। और कंधे के नीचे क्या आता है, तो आप लोग बोलेंगे क्या आता है, तो कोहनी आता है, यानी 1 नंबर आता है। और कोहनी के बाद क्या आता है, तो घुटना, घुटना आता है, 5 नंबर आता है। और उसके बाद क्या आता है आपका 4 नंबर, सबसे लास्ट में आपका पैर चला आ जाता है। यानी हमारा जो सार्थक क्रम होगा 321 54 होगा, और 321 54 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। सिंपल सा प्रश्न है, ये एक डायग्राम दिया गया है, और इस डायग्राम में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे एक डायग्राम अधूरा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन का डायग्राम यहाँ रखेंगे तो ये आकृति क्या होगी, बिल्कुल अच्छी बन जाएगी, यानी परिपूर्ण हो जाएगी, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो ध्यान से क्या करिए, जैसे यहाँ पे मैं देखूं तो इसका ये वाला इसके सामने का है, इस डायग्राम के सामने का ही तो गायब है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो 2 डायग्राम दिया गया है, जैसे इसके सामने का डायग्राम ये वाला है ना, ये वाला, तो इन दोनों को देखते हैं कि ये कैसे संबंधित है। तो जब मैंने इन दोनों को देखा तो मैंने ये देखा भाई कि इस वाले डायग्राम में इधर ये है, कॉर्नर पे इस साइड में है, और इसमें ये उल्टा आके इधर हो जाता है ना। इधर क्या है, राइट में है तो इधर लेफ्ट में आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, आप ध्यान दीजिएगा, जाहिर सी बात है कि जो यहाँ डायग्राम बनेगा उसमें जो ये वाला होगा ना, ये ऐसे होगा ना, ये इस साइड होगा, ये क्या होगा, तो आपका यहाँ पे होगा, इस कोने में होगा, इस कोने में होगा, इस कोने में होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ए में दिया नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं दिया है। ऑप्शन ए में तो दिया है, लेकिन ये भी डंडी ला दिया है, क्योंकि ये डंडी नहीं होना चाहिए। इसमें भी दिया है, ये भी नहीं होना चाहिए। और सी भी नहीं होगा, क्योंकि सी में भी क्या दिया है, ये एक्स्ट्रा डंडी दिया है ना। तो ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी को देखिए, अगर ऑप्शन डी को हम यहाँ पे रख देते हैं तो बिल्कुल ये आकृति परिपूर्ण हो जाती है। देखिए यहाँ पे एक लाइन था, इसमें भी एक लाइन था, है ना, और ये आकृति इधर थी, यानी ये कोने पे मिला था, यहाँ पे दोनों मिला था, और इसको अपोजिट में मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ अपोजिट में मिला है ना, तो यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी के आकृति को अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क के स्थान पे रखेंगे तो यह आकृति परिपूर्ण होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणे, गुणे का अर्थ भग्गे, भग्गे का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान है, कक्षा 2 का बच्चा भी कर सकता है, लेकिन एसएससी पूछती है। एसएससी की एक खूबसूरती है कि रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश में जो सबसे आसान सेक्शन पूछती है वह क्या पूछती है, रीजनिंग पूछती है। अब सीजीएल मेंस में थोड़ा सा रीजनिंग अब आता है तो थोड़ा अच्छा लेवल है, लेकिन प्री की अगर मैं बात करूं तो बहुत लल्लू क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बच्चा 20 प्लस करके आता है, हर बच्चा जो थोड़ा बहुत पढ़ा है 20 प्लस, नहीं तो बाकी लोग तो 25 में 25 करते हैं। तो एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी पूछती है इस प्रकार का। सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, बोल रहा है ना कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यानी जहाँ जहाँ समीकरण जो दिया है ना, इसमें जहाँ प्लस है ना, इसका मतलब प्लस नहीं है, यहाँ माइनस रख करके हम क्या करेंगे, माइनस रखेंगे। आगे बोला है कि माइनस का अर्थ क्या है, गुणे। अब जहाँ जहाँ माइनस है ना, यहाँ हम लोग गुणे लगाएंगे, ठीक है। और जहाँ गुणे का अर्थ भग्गे, जहाँ गुणे है वहाँ भग्गे, यानी जिस साइन को ये भैया जो बोल रहे हैं वहाँ हम रखेंगे इस इक्वेशन में, और सीधे उस साइन के आधार पे सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सा प्रश्न है। तो क्या बोला है, पहला बोला है कि प्लस का अर्थ माइनस। देखिए प्लस कहाँ कहाँ है, यहाँ है प्लस, तो यहाँ माइनस कर देते हैं। माइनस का अर्थ गुणे, तो माइनस की जगह मैंने इंटू लगा दिया। और गुणे का अर्थ भाग्य, तो गुणे की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ डिवीजन लगा दिया। और भाग्य का अर्थ प्लस, तो भाग्य की जगह प्लस। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर इसको देखूं 23 गुणे 5 और प्लस 240 डिवीजन, यहाँ पे 8 आ गया और माइनस 14, ठीक है। तो इसको 240 को 8 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 30 बार में। और 23 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माफ़ी चाहते हैं यहाँ पे 23 होगा,
यहाँ पे आपका क्या है तो 23 है, ठीक है, गलती हो गया यहाँ पे आपका 23 दिया गया है, ठीक है ना। और ये 23 है, 23 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 पचे कितना होता है आपका 115 आएगा, ठीक है, 115 आएगा 23 बच्चे, और प्लस यहाँ पे क्या कर लेंगे 30 कर लेंगे और माइनस 14, ठीक है। 115 और 30 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 145 आ गया, 145 और माइनस 14 कर लेंगे, माइनस अगर 14 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 131, यानी कि हमारा इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 131, और 131 किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर किसी को समझ में ये बात नहीं आया कि मैंने यहाँ डिवीजन सबसे पहले क्यों किया है, उसके बाद मैं गुणा क्यों किया है, तो एक रूल होता है कि जब भी कोई इक्वेशन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा को सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं तो प्लस करते हैं, उसके बाद लास्ट में माइनस करते हैं। तो यह एक क्रम होता है, याद रखिएगा। पहले किसी भी इक्वेशन में अगर ऐसा नहीं हम उल्टा नहीं करेंगे कि माइनस पहले कर लें उसके बाद प्लस कर लें, अपनी मर्जी से कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करिए तो सबसे पहले डिवीजन यानी कि भाग कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद गुणा कीजिए, उसके बाद क्या करिए तो एडिशन करिए, और लास्ट में सब क्या करिए सब्सट्रैक्शन करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत शब्द युग्म है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 4 शब्द ऑप्शन में आपको दिए गए हैं ना, उसमें से कौन सा एक शब्द क्या है असंगत है ना। यानी कि एक शब्द असंगत होगा तो बाकी 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगे, है ना। तो हमको एक असंगत शब्द बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से एक नज़र में क्या क्या करिए, इस ऐसा प्रश्न पूछे तो सभी शब्दों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। पहले ऑप्शन में क्या दिया है पेशा, दूसरे में लेखा, तीसरे में चिकित्सक, चौथे में अभियंता, ठीक है। चारों जब मैंने ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा तो मुझे सिंपली दिख रहा है भाई चिकित्सक और लेखा और अभियंता ये तीनों क्या है, एक पेशा है, एक क्या है पेशा है, यानी कि पेशा है, व्यवसाय है। जैसे चिकित्सक का काम क्या है मरीजों का इलाज करना, अभियंता का काम है तो इंजीनियर डिजाइनिंग करना, कुछ भी बनाने के लिए वो करना, प्रोग्रामिंग करना, है ना। तो इसी तरह हमें दिखा कि चिकित्सक और लेखा अभियंता ये तीनों क्या है एक प्रकार का पेशा है, ठीक है। जो क्या है ऑप्शन ए में दिया है पेशा, पेशा के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। और ये क्या है पेशा है, पेशा का मतलब ये होता है कि कोई काम कोई व्यक्ति करता है किसी प्रकार का स्किल, जैसे कि चिकित्सक क्या हो गया एक पेशा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो तीनों शब्द है ना वो पेशा के अंतर्गत आता है, यानी पेशा के अंदर ये तीनों आते हैं, चिकित्सक लेखा अभियंता। इसलिए हमारा पेशा क्या है इनमें से सबसे असंगत है। असंगत इसलिए है भाई क्योंकि 3 जो बाकी है ना वो क्या है एक प्रकार के पेशा है, एक प्रकार के क्या है वो पेशा है, ठीक है, एक प्रकार के पेशा है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा असंगत ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान हैं अतः एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए आपको अल्फाबेट का पेयर दिया है CHOT VZ GL EJ, ठीक है। इन 5 में से हमको बताना है कि जो एक है ना इन समूह से क्या है असंबंधित है, ठीक है, यानी कि भिन्न है, और बाकी के जो 4 है ना वो किसी न किसी प्रकार से एक समान है। तो हमको उसी जो संबंधित नहीं है जो भिन्न है इन 5 में से उसको हमको पता करना है। तो सिंपल सी बात है, पेयर दिया है तो हम देख लेते हैं भाई कि C और H जो दिए हैं ना, C और H दिए हैं तो इनके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कितना है। अगर C की मैं बात करूं तो 3 होता है प्लेस वैल्यू, H का कितना होता है 8, इनके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कितना है 5 है, ठीक है। O और T की मैं बात करूं तो O का प्लेस वैल्यू 15 होता है और T का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो 20 होता है। इनके भी प्लेस वैल्यू का क्या है डिफरेंस 5 आ रहा है। V और Z की मैं बात कर लूं तो V का प्लेस वैल्यू कितना होता है 22 होता है और Z का क्या होता है 25। इनके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कितना है तो 3 है। G और लेयर की बात करूं GL की तो G का प्लेस वैल्यू 7 होता है, L का क्या होता है तो 12 होता है। इनके भी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस 5 आ रहा है। और E और J की बात करूं तो E का प्लेस वैल्यू 5 होता है और J का प्लेस वैल्यू कितना 10 होता है। इनके भी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस 5। तो सिंपली हमको दिख रहा है कि जो भी 2 पेयर के शब्द दिए लेटर दिए गए हैं ना उनमें हो क्या रहा है ना कि 2 जो आपके लेटर दिए गए हैं उनके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस 5-5 आ रहा है, सब में 5-5 आ रहा है, लेकिन V और Z में जो डिफरेंस है वो 3 आ रहा है।
देखिए 22 भी का प्लेस वैल्यू और जेड का प्लेस वैल्यू 25, इनके बीच में डिफरेंस 3 आ रहा है, और बाकी के जो पेयर के लेटर दिए गए हैं ना उनके प्लेस वैल्यू के बीच डिफरेंस 5 आ रहा है, यानी उनके बीच 5 डिफरेंस आ रहा है, इसलिए वो एक समान है। और आपका भी जेड के बीच में केवल 3 आ रहा है, इसलिए क्या है, यह आपका उनसे संबंधित नहीं है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।